अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है FAR 1 के पास पेपर्स का वो डिस्कस करता हूँ और इसका टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको आईकेप के आंसर के जरिए जो है वो सारी चीज़ें, सारे अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करवा दूंगा। अगर आप जो है वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है उसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर एएल्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने प्रिपेयर करना है। और अब एक एक कर हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। ये आंसर है, एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। आप हेडिंग डालेंगे कंपनी का नाम, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर आप लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। इसके बाद बुलेट नंबर 1 में आपके पास लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 2020, यानी कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट दिया हुआ है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस में लैंड और बिल्डिंग दोनों का अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। तो अगर आप अपने पास आंसर देखते हैं तो आंसर में आपके पास फॉर्मेट में सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस की हेडिंग आ गई। उसके बाद आपके पास बैलेंसेस आ गए एज एट 1 जनवरी 2020 एज गिवन 250, 138, 142 और 45। इसमें कोई भी मुश्किल सी बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो सवाल में बैलेंसेस थे वो यहाँ पर कॉपी करें। रीवैल्यूएशन सब पर एक ही जगह पर सारा दिखाया जाता है अमूमन। तो आपने जो है वो 25 और 20 को ऐड करके 45 लिखा है। इसके बाद बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रॉफिट्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 45 मिलियन एंड रुपीज 5 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यानी कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट की अमाउंट 45 मिलियन आ रही थी, और जो आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू 5 मिलियन आ रही थी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो आप नॉर्मल से ज़्यादा वाली डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस की हिसाब से जो चार्ज कर रहे होते हो उसको आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हो। अब ये रिवैल्यूएशन मॉडल पर बेस्ड कहानी है, और इसके लिए आपके पास आई 16 की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो ये हो जाएगा। 3 में लिखा हुआ है डिविडेंड्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों की डिविडेंड्स स्टेरिक के साथ लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। इंटरिम कैश डिविडेंड्स क्या होते हैं? इंटरिम कैश डिविडेंड्स वो होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर होते हैं। फाइनल बोनस डिविडेंड्स, फाइनल का मतलब होता है कि जब कंपनी का ईयर एंड होता है, जब कंपनी का साल खत्म होता है तब डिक्लेयर होते हैं और अगले साल मिलते हैं। यानी कि ये जो 2020 31 दिसंबर 2020 का फाइनल डिविडेंड है ये 2021 में मिलेगा, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। बहरहाल जो 2019 का फाइनल डिविडेंड है वो 2020 के शुरू के दिनों में मिला होगा, और ये बोनस डिविडेंड है। बोनस डिविडेंड में कंपनी अपने नए शेयर्स देती है और एंट्री पास होती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। लिहाजा हमने यहाँ पे लिखा फाइनल बोनस डिविडेंड एट 20% फॉर 2019, और फाइनल बोनस डिविडेंड जो है ना वो 20% है 2019 का, तो मैंने 250 का 20% लिया। 250 क्या था सर? 250 आपका पिछला शेयर कैपिटल था। आपने ये जो शेयर कैपिटल था इसका 20% बोनस शेयर्स देने हैं, तो आपने 250 का 20% लिया। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, यानी कि रिटेन अर्निंग्स डेबिट करना या कम करना, और शेयर कैपिटल क्रेडिट यानी कि शेयर कैपिटल को बढ़ाया या उसको क्रेडिट किया या उसको इंक्रीज किया, तो आपने उसको जो है वो पॉजिटिव में 50 लिखा है। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम मजीद आगे। उसके बाद जो है हमने जब बोनस शेयर्स दे दिए तो अब कंपनी के पास जो है ना वो 250 प्लस 50 यानी कि 300 शेयर्स हो गए। अच्छा, फिर इंटरिम डिविडेंड के साथ स्टेरिक में लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स, यानी कि हाफ ईयरली अकाउंट्स यानी कि 6 महीने के बाद डिक्लेयर हुए। तो ये जो पिछला बोनस है ये उससे पहले मिल चुका होगा, पहले 6 महीनों में, एक रीजनेबल एजम्पशन है। तो अब आपने अगर मजीद डिविडेंड दिया और कैश डिविडेंड दिया इस साल का इंटरिम जो कि 12% है, ये भी मेरे बुक्स में आएगा। अच्छा सर, पिछले साल का इंटरिम कैश डिविडेंड क्या नहीं रिकॉर्ड करेंगे इस साल? नहीं, वो पिछले साल रिकॉर्ड हुआ होगा। अच्छा सर, इस साल का जो अगर कोई फाइनल डिविडेंड है वो इस साल की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा? नहीं, वो इस साल के जब अकाउंट्स फाइनल में होंगे, आखिरी दिन होगा तब डिक्लेयर हुआ होगा, तो वो अगले साल के अकाउंट्स में आएगा, अगले साल के अकाउंट्स में आता है। पिछले साल का फाइनल और इस साल का इंटरिम इस बुक्स में आएगा।
पिछले साल के फाइनल की एंट्री हमने पास कर दी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब इस साल का इंटरिम डिविडेंड जो है वो 12% कैश डिविडेंड है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने 250 + 50 किया, यानी कि अब जितने भी शेयर्स मेरे पास हैं उस पर मुझे 12% डिविडेंड देना था। तो 250 + 50 इज 300, 300 का 12%। और इंटरिम कैश डिविडेंड जो है वो 300 का 12%, 300 का 12% मैंने लिया। 300 का अगर मैं 12% लूंगा तो 300 का 12% जो है वो 36 बनता है। ठीक है, 300 का 12% जो है वो 36 बनता है। आपने 250 + 50 दोनों को ऐड किया, 300 बाद 300 का 12% लिया, वो 36 बनता है। 36 की सर एंट्री क्या पास हुई होगी, मैं एंट्री बराबरी बताता हूँ। रिटेन अर्निंग्स डेबिट जो कि यहाँ पर माइनस पे नजर आ रहा है, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। आई रिपीट, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट करने का मतलब है कि यहाँ पर माइनस होगा, और जब मैंने जो है वो डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट किया होगा तो एक लायबिलिटी आ गई मेरे पास, और जब मैंने पेमेंट करी होगी तो मैंने डिविडेंड पेएबल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट किया होगा। लेकिन डिविडेंड पेएबल और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं बनता, सिर्फ रिटेन अर्निंग्स को शो किया जाता है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ 36 आ रहा है। फिर हम आ जाते हैं और आगे अगर आते हैं तो बुलेट नंबर 4 में लिखा हुआ है AL uses revaluation model for subsequent measure of its land and buildings only. The revalued amounts of land and buildings have been assessed at 31st of December 2020 but not incorporated in draft financial statements. The relevant details are as under. कंपनी जो है वो रिवैल्यूएशन मॉडल का इस्तेमाल करती है, और रिवैल्यूएशन मॉडल का इस्तेमाल करते हुए लैंड एंड बिल्डिंग्स को मेजर करती है, और उसके बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। और साथ में ये लिखा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन अभी हमने ड्राफ्ट अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करी है, यानी कि ये जो ऊपर आपके पास प्रॉफिट्स आ रहे थे 45 मिलियन के, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, कुछ चेंजेस हो सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेट से लैंड की, ठीक है ना। बैलेंसेस एज ऑन 31st December 2020 बिफोर इवेल्युएशन। लैंड की जो कॉस्ट है वो 75 मिलियन है। लैंड को हम डिप्रिशिएट नहीं करते तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। और रीवैल्यूड अमाउंट असेस्ड एट 31st December 2020 जो है वो 65 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लैंड की जो वैल्यू है वो 75 से 65 पर आ रही है, विच मीन्स के 10 का लॉस होगा, या 10 से आपका अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस है लैंड का तो वो कम होना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये वर्किंग यहाँ पर हुई, ये वर्किंग नोट्स पे लैंड जो है उसकी रीवैल्यूड अमाउंट 65 है, उसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो 75 है। लिहाजा 10 से जो है वो रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो 10 से आपका जो है वो लॉस हुआ है। और अगर आप अपने पास ओपनिंग बैलेंसेस देखते हो ना, तो ओपनिंग बैलेंसेस में लैंड का रिवैल्यूएशन सरप्लस 25 का आ रहा था, यानी कि पिछले सालों में जब वैल्यूज एप्रिशिएट हुई होंगी तो सरप्लस जो क्रिएट हुआ होगा IAS 16 के हिसाब से वो 25 का आ रहा था। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सरप्लस को रिड्यूस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 10 का लॉस है, हमारे पास टोटल जो है ना वो 25 का लैंड का जो है वो सरप्लस था। तो अगर ये 10 से रिवैल्यूएशन का लॉस है तो हम इसको जो है ना वो अपनी रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू में से माइनस करेंगे। आप ये देखें यहाँ पर जो आपके पास ये 25 माइनस हो रहा है ना, 25 में से एक हिस्सा 10 का जो है ना वो लैंड की वजह से, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्डिंग्स की बात करते हैं अगर, तो बिल्डिंग्स के लिए जो है ना वो आपके पास बिल्डिंग्स की एक कॉस्ट आ रही है 240 की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है 60 की। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बिल्डिंग्स की कॉस्ट 240 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 60 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बिल्डिंग्स की जो कैरिंग अमाउंट होगी वो 240 माइनस 60 यानी कि 180 होगी। 240 माइनस 60 180 होगी। और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट जो असेस हुई है वो भी 158 हुई है, यानी कि इसमें भी रिडक्शन है। तो आप देखिए रीवैल्यूड अमाउंट आपके पास 158 आ रही है, कैरिंग वैल्यू जो बिल्डिंग की है वो 240 माइनस 60 यानी कि 180 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस है 22 का, यानी कि 22 का। सही है ना। अच्छा, अब सर इसकी क्या ट्रीटमेंट लैंड की तरह नहीं होगी? नहीं। क्यों क्यों नहीं होगी सर? देखें जरा। सबसे पहले जो है ना वो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, और आपके पास यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का सरप्लस लिखा हुआ रहा था वो 20 आ रहा था। फिर आपने जो है वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो 5 बिलियन की है, जो 5 बिलियन की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री पास करी होगी, तो आपने जो है वो अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करा होगा,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करा होगा। आई रिपीट, ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 5 मिलियन की, इससे आपने अपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करा होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करा होगा। इसकी ट्रीटमेंट जो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आईएस है उसमें लिखी हुई है। तो जब आपने ये वाली एंट्री पास करी होगी ना, ये जो ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, रिटेन अर्निंग्स में 5 बढ़ाया और रिवैल्यूएशन सरप्लस से 5 कम किया, यानी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट किया और रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट किया, इससे हुआ ये होगा कि अब आपके पास अवेलेबल सरप्लस जो है वो 20 नहीं होगा, बल्कि वो होगा 15। 20 - 5 15, 20 - 5 15, समझ रहे हो? अब रिवैल्यूएशन का लॉस है 22 का और आपके पास सरप्लस है 15 का। ऐसे सिनेरियो में कि हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो खत्म हो रहा हो, यानी कि लॉस बुक करना है 22 का, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में 15 पड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो 15 वाला अमाउंट जो है ना वो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चार्ज करते हैं। मजीद 7 का जो लॉस बुक करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि आइए 16 में ये चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं, तो आप क्या करोगे कि आप जो है वो 15 का लॉस इधर बुक कर रहे हो, ये जो आपको 15 नजर आ रहा है, तो 10 लैंड का और 15 बिल्डिंग का टोटल 25 हो गया। और जो एक्स्ट्रा 7 का लॉस है ना वो प्रॉफिट फॉर द ईयर में से माइनस कर रहे हो। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको एज पर ड्राफ्ट स्टेटमेंट 45 बताया हुआ था और लिखा हुआ था कि हमने अभी इसकी एंट्री पास नहीं करी है रीवैल्यूएशन की। तो आपने यहाँ पर जो है वो 38 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑल्दो 45 का प्रॉफिट नजर आ रहा था, लेकिन 7 का जो है वो रिवैल्यूएशन लॉस ऐसा होगा जो पीएनएल में बुक होगा। ये चीज़ आपके आईएस जो 16 है उसमें डिस्कस करी हुई है। अब मैंने सारी अमाउंट्स डिस्कस करी, बस सिर्फ आप टोटल करोगे 250 और 50 का टोटल करोगे तो 300 आ जाएगा। इसी तरह से 138 एज इट इज ये प्रीमियम आ रहा है, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं थी। रिटेन अर्निंग्स जो है वो 99 पर आ रहा है। 142 में से जो हमने 50 का बोनस इशू दिया उस वो माइनस हुआ, कैश डिविडेंड दिया वो माइनस हुआ, प्रॉफिट जो है वो ऐड हुआ, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन जो है ऐड हुई। रिवेल्यूशन सरप्लस का ओपनिंग 45 आ रहा था, 25 का रिवेल्यूशन लॉस बुक किया जिसमें से 10 लैंड की वजह से और 15 बिल्डिंग की वजह से, 5 जो है वो इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन है। अच्छा, अब जो ये 15 बच गया ना, ये 15 जो बच गया ना ये ऊपर से प्लस माइनस करके भी आ सकता है, और ये 15 इस तरह से भी आ रहा है कि जो आपके पास लैंड था, लैंड का रिवेल्यूशन सरप्लस टोटल 25 का था, 10 सब जब उसमें से कम करोगे तो 15 बचना चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरा सवाल गो थ्रू करवा दिया, वॉक थ्रू करवा दिया। आप इसको सॉल्व करें और फिर इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे ग्रुप पर डिस्कस करें।